शिक्षण एवं अधिगम को बढ़ावा देने हेतु की जा रही महत्वपूर्ण पहल में हम सबसे पहले देखेंगे स्वयं। स्वयं एक विशाल ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम की पहल है, जिसका अर्थ है छात्रों को स्वयं पहल के तहत शैक्षणिक पाठ्यक्रम ऑनलाइन उपलब्ध कराना। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल swayam.government.in है। इसमें उच्च माध्यमिक स्तर के स्नातक स्तर तक के पाठ्यक्रम उपलब्ध होते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के गरीब व पिछड़े छात्रों को शिक्षा से जोड़ना है, जो वर्तमान में डिजिटल क्रांति से दूर हैं। इसकी प्रमुख विशेषता निम्न प्रकार है। प्रस्ताव पर पाठ्यक्रम की मंजूरी। इसके तहत आने वाले सेमेस्टर के पाठ्यक्रमों की सूची स्वयं पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे बच्चे लाभान्वित हो सकते हैं। दूसरा, पाठ्यक्रमों को प्रकाशित करना। स्वयं के तहत शामिल सभी पाठ्यक्रम विश्वविद्यालयों की ट्विटर अकाउंट के साथ प्रिंटिंग, पोस्टर, व्हाट्सएप मैसेज, फेसबुक पोस्ट आदि के रूप में प्रकाशित होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य इसके माध्यम से सभी तक पाठ्यक्रमों को पहुंचाकर उसे लाभान्वित करना है। नई पाठ्यक्रम का सृजन। इसमें नए पाठ्यक्रमों को शामिल करने का भी प्रावधान है। यदि विश्वविद्यालय के कुछ साहसी व योग्य शिक्षक जो अपने पाठ्यक्रम को स्वयं में शामिल करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय कोऑर्डिनेट से प्रस्ताव पारित कराना होगा। इसलिए उन्हें फंड देने का भी प्रावधान है। शिक्षक को बनाए रखना। इसमें ऑनलाइन शिक्षकों से सवाल पूछने की स्वतंत्रता होती है। यदि किसी प्रश्न के उत्तर में परेशानी हो तो प्रश्न पूछा जा सकता है। स्वयं वीडियो पाठ्यक्रम को कहीं से ही पढ़ा जा सकता है तथा सवाल पूछा जा सकता है। इसके लिए सभी शिक्षकों को स्वयं पाठ्यक्रम पढ़ने को भी कहा जाता है, ताकि प्रश्नों का सुलभता से हल निकाला जा सके। मॉनिटरिंग सेल। सभी विश्वविद्यालयों में डिजिटल लर्निंग मॉनिटरिंग सेल बनाने की व्यवस्था है, जो वर्तमान में डिजिटल के प्रयोग तथा कैसे गुणवत्तापूर्ण इसका उपयोग हो सके, इसके लिए वे प्रयास कर सकें। इतना ही नहीं, वे संलग्न या अंगीकृत विद्यालयों व संस्थानों को इसके बारे में बढ़ावा दे सकें। दूसरा है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट टू होम सुविधा है, जिसका उद्देश्य कक्षा के व्याख्यान और अनुभवों को 32 डिजिटल शैक्षिक टेलीविज़न के माध्यम से इच्छुक छात्रों को उपलब्ध कराना है। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत है। इसके माध्यम से वीडियो और विशेषज्ञों द्वारा इंटरैक्टिव शिक्षण देने का प्रस्ताव है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर को निम्न निर्देश दिए गए हैं। स्वयं प्रभा चैनल हेतु डीडी डिश खरीदना। इसके तहत सभी वाइस चांसलर को यह निर्देशित दिया गया है कि वे मार्केट से बाजार मूल्य पर डीडी डिश खरीदकर अपने कार्यालय में चैनल को स्थापित करें और सभी कक्षा के कार्यक्रमों को इंस्टॉल करें। ऐसा ही निर्देश अंगीकृत संस्थानों के लिए भी किया गया है। शिक्षक को उन्मुख करना। चांसलर को सभी शिक्षकों के लिए ओरिएंटेशन सेशन की व्यवस्था करने को कहा गया है, ताकि वे चैनल को देख सकें जब तक उनकी कक्षाएं नहीं चल रही हों। तीसरा है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी एक ऑनलाइन लाइब्रेरी है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को 70 लाख से अधिक किताबें ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। यह भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। सभी संस्थान या अंगीकृत महाविद्यालय शीघ्र ही इस लाइब्रेरी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। किसके माध्यम से? http://ndl.iitkgp.ac.in के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसमें सभी बुकों को डिजिटलाइज आईआईटी खड़गपुर के सहयोग से किया गया है। इससे देश के किसी भी भाग में कोई भी व्यक्ति नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को लॉगिन करके नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी से जुड़कर लाभान्वित हो सकता है। चौथा है राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी। राष्ट्रीय शैक्षणिक डिपॉजिटरी एक ऑनलाइन बैंक है। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का महत्वपूर्ण प्रयास भी शामिल है। इस बैंक का उपयोग शैक्षणिक संस्थान द्वारा शैक्षणिक डिग्री, प्रमाण पत्र और देश के उच्चतर शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाने वाली डिप्लोमा प्रपत्रों को सुरक्षित रखने में किया जा सकता है। सभी संस्थानों को इस बैंक से जुड़कर डॉक्यूमेंट को संबद्ध करने की बात कही गई है।
इससे डॉक्यूमेंट के प्रमाणीकरण में भी सुलभता आएगी। अन्य डिजिटल पहलें। कुछ महत्वपूर्ण अन्य डिजिटल पहलें निम्न प्रकार हैं। पहला है डिजिटल कैंपस। वर्तमान में डिजिटल क्रांति के विकास से शैक्षणिक संस्थानों में सभी कार्य लगभग कंप्यूटर आधारित हो रहे हैं, जैसे नामांकन, पंजीयन, परीक्षा कार्यक्रम, परीक्षा कैलेंडर, रिजल्ट का प्रकाशन, मार्कशीट वितरण आदि। दूसरा है स्मार्ट कैंपस। नवीन तकनीकों व ऊर्जा संसाधनों की सहायता से स्मार्ट कैंपस की पहल की गई है, जिसमें सौर ऊर्जा का उपयोग कर कैंपस को कंप्यूटराइज्ड तरीके से प्रबंधित कर स्वच्छ और स्मार्ट बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तीसरा है नेशनल डिजिटल पेमेंट मिशन। डिजिटल से प्रभावित होकर आज सभी संस्थानों में लेन देन संबंधी सभी गतिविधियों के लिए नेशनल डिजिटल पेमेंट मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए कैंपस में विशेष सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे छात्र भीम, तेज व अन्य डिजिटल पेमेंट ऐप से भुगतान कर सकें। इस प्रकार संस्थान, शिक्षक सभी डिजिटल पेमेंट में भागीदार बन रहे हैं। चौथा है संस्थानों के प्रशासनिक कार्य पद्धति में नवाचार। संस्थानों में नवाचार के प्रयास पिछले 5 वर्षों से जारी है, जिससे डिजिटल के आने से और प्रगति हुई है। उदाहरण स्वरूप IIT, IIM के अतिरिक्त कुछ विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन जांच परीक्षा व नामांकन परीक्षा का होना। इसके अतिरिक्त इस प्रयोग लगभग सभी संस्थानों में प्रशासनिक कार्य पद्धति में होने से नवीन कौशलता का प्रादुर्भाव हुआ है। इससे ज्ञान, कौशलता तथा व्यक्तित्व विकास जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। संस्थानों के नामांकन, पंजीयन, उपस्थिति नियंत्रण आदि में नवाचार के कार्यों को सुलभ बनाने के साथ साथ रोचक भी बनाया है। संस्थानों ने विभिन्न योजनाओं का भी सृजन किया है, जिससे सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। 5वां है जीविकोपार्जन में संलग्न समुदाय की प्रगतिशीलता के लिए व्यापक प्रयास। समाज या समुदाय जो तकनीकी को अपनाकर विभिन्न आजीविका के कार्यों में संलग्न है, उनकी प्रगतिशीलता में सकारात्मक परिणाम आए हैं। इससे समस्या समाधान में सुलभता आई है। इसमें विश्वविद्यालय स्तर पर भी समस्या समाधान को देखा जा सकता है। यह विभिन्न रूपों व क्षेत्रों में तीव्र प्रगति के लिए आवश्यक होता है। इसके प्रभावों को समूहों में विभक्त कर देखा जा सकता है, जो निम्न प्रकार हैं। ए. तकनीकी आधारित जीविका के साधन व पाठ्यक्रम पर मूल्यांकन। इसके तहत सूचना और अनुसंधान, संग्रहण, कम्युनिकेशन, सोच और समस्या समाधान जैसे महत्वपूर्ण नवाचार एवं क्रियाविधि जैसे क्षेत्र को शामिल किया जाता है, जिसके माध्यम से तकनीकी के साथ जीविकोपार्जन किया जाता है। यह मूल्यांकन में भी सहायक होता है। बी. राष्ट्रीय दायित्व के साथ समाकलन। उच्च शिक्षण संस्थान में भविष्य को ध्यान में रखकर कार्य योजना पर बल दिया जाता है। इसके लिए राष्ट्रीय महत्व के कार्यों में तकनीकों को समाकलित किया जाता है। उदाहरण स्वरूप डिजिटल इंडिया और स्मार्ट सिटीज मिशन। इसमें रोजगार, जीविकोपार्जन के अन्य साधन तथा राष्ट्रीय महत्व शामिल हैं। सी. अनुसंधान को बढ़ावा देना। डिजिटल अनुसंधान में प्रभावपूर्ण तरीकों से संसाधनों की उपलब्धता ऑनलाइन कराकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुसंधान को बढ़ावा देने का सिद्धांत मुख्य रूप से विद्यार्थी को अधिगमकर्ता के रूप में चिन्हित करता है। इस क्रम में अधिगमकर्ता अथवा शोधकर्ता विविधता में समायोजित होता है, वार्ता में भागीदार होता है और दायित्वपूर्ण कार्यों में संलग्न होकर नवीन पहुंच विकसित करता है। इस क्रम में तकनीकी व नवाचार एक वैश्विक पहचान भी दिलाता है। इस प्रकार शिक्षण में मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डी. अनुसंधान तक पहुंचकर जवाबदेही के माध्यम से अनुसंधान तक पहुंच तथा अनुसंधान के मूल बिंदु के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें शिक्षक तथा शोधार्थी के अधिगम कार्यों को सुनिश्चित किया जाता है। इसमें छोटे व बड़े समूहों में कार्य को संपादित कर शोधार्थी अनुसंधान के मूल्य बिंदु तक पहुंचते हैं। इस प्रकार डिजिटलीकरण शिक्षण जगत को विभिन्न रूपों में सहायता प्रदान करता है। ICT और शासन। नागरिकों के बीच बढ़ती जागरूकता और निजी क्षेत्र के साथ उनके बेहतर अनुभवों के साथ साथ सरकारी विभागों की ओर से बेहतर सेवाओं की मांग अधिक स्पष्ट हुई है।
तथा ऐसी मांग को मजबूत करने में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग ने प्रमुख भूमिका निभाई है। प्रारंभ में सरकार का ध्यान विभिन्न प्रक्रियाओं और रिकॉर्ड को रखने पर अधिक था, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक संसाधनों के अभाव के कारण सरकार की गति इस दिशा में धीमी हो गई थी। किंतु वर्तमान में इसने तीव्र प्रगति की है। इसे ई शासन प्रणाली के रूप में देखा जा सकता है। ई शासन लोक प्रशासन में पारंपरिक दृष्टिकोणों पर एक प्रतिमान है, जिसका अर्थ है सरकारी सेवाओं और सूचनाओं का जनता तक बिना किसी विलंब के पारदर्शी रूप में पहुंचाना। इससे नागरिकों को दी जाने वाली सेवा की गुणवत्ता में क्रांति आ गई है। इससे शासन प्रक्रिया में पारदर्शिता, एकल खिड़की सेवाओं के माध्यम से समय की बचत, प्रक्रिया का सरलीकरण, भ्रष्टाचार में कमी, उत्तम कार्यालय अभिलेखन प्रबंधन, व्यक्तिगत व्यवहार एवं कार्य क्षमता इत्यादि में सुधार आया है। ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस दोनों शब्द स्वतंत्र अवधारणाएं हैं, किंतु कई बार इनका प्रयोग वैकल्पिक रूप में किया जाता है। तथापि इन दोनों में तकनीकी रूप से कुछ मूलभूत अंतर पाया जाता है। इनमें ई सरकार शब्द को दक्ष, कुशल और लागत प्रभावी सरकार को प्रोत्साहित करने, अधिक सुविधाजनक सरकारी सेवाओं की सुविधा और सूचना के सार्वजनिक पहुंच को बढ़ाने तथा सरकार को नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेही बनाने के रूप में समझा जा सकता है। ई शासन दूसरी ओर ई गवर्नेंस नागरिक समाज, राजनीतिक संस्थान द्वारा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग कर नागरिकों के से बातचीत और प्रतिक्रिया के माध्यम से संलग्न करने के रूप में किया जाता है, ताकि इन संस्थानों में शासन की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को अधिक बढ़ावा दिया जा सके। इस प्रकार ई सरकार को ई गवर्नेंस के उप समुच्चय के रूप में देखा जा सकता है, जो कि मुख्य रूप से प्रशासनिक दक्षता में सुधार तथा प्रशासनिक भ्रष्टाचार को कम करने पर केंद्रित है। ई गवर्नेंस के क्षेत्र: शासन में सूचनाओं व सेवाओं का प्रवाह सरकार से नागरिकों के मध्य, सरकार से व्यापारियों के मध्य एवं सरकार से सरकार के मध्य होता है। ई गवर्नेंस में भी सूचनाओं व सेवाओं का प्रवाह इंटरनेट के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार और उनके विभागों, नागरिकों, व्यापारियों तथा सरकारी संगठनों के साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक होता है। निम्न संबंधों के माध्यम से सरकार की पहुंच को देखा जा सकता है। सरकार से नागरिक G2C, नागरिक से सरकार C2G, सरकार से सरकार G2G, सरकार में व्यापारियों G2B। इनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार है। सरकार से नागरिक G2C, गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार से नागरिकों का संबंध ई शासन का एक प्रमुख पहलू है। सरकार से नागरिक तक संबंध सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को जनता तक पहुंचाना है। आधुनिक समय में सरकार नागरिकों के जीवन में संबंधित विभिन्न पहलुओं पर कार्य करती है, जिसमें लोगों की उपयोगिता से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती हैं, जैसे दूरसंचार, परिवहन, डाक, चिकित्सा सुविधाएं, विद्युत, शिक्षा इत्यादि। इस प्रकार सरकार से नागरिकों के संबंध में ई शासन सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT के उपयोग के माध्यम से सेवाओं की सुविधा सरकार द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इसके कुछ उदाहरण निम्न प्रकार हैं। पहला है ई नागरिकता। ई नागरिकता के तहत लोग सूचना व प्रौद्योगिकी तकनीकी के माध्यम से जुड़कर सरकारी सेवाएं प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत ऑनलाइन स्थानांतरण, दस्तावेजों का पुनः सत्यापन या राशन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि से संबंधित मुद्दे शामिल होते हैं। यह सरकार के लिए प्रत्येक नागरिक की आभासी पहचान के निर्माण हेतु आवश्यक है, जिससे कि ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक उसकी पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्य के लिए सरकार को नागरिक डाटाबेस बनाने की आवश्यकता होगी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। दूसरा है ई परिवहन। इस सरकार ICT के माध्यम से सड़क, रेल, जल और वायु परिवहन की सुविधाएं संचालित करती है। तीसरा है ई स्वास्थ्य। इस सेवा में ICT सरकार की सहायता करती है, जिसके माध्यम से अस्पतालों में मरीजों के पंजीकरण का आंकड़ा, दवाइयों की जानकारी एवं अन्य कार्य कंप्यूटर प्रणाली के अंतर्गत संचालित होते हैं। चौथा है ई शिक्षा। इस
सेवा को बड़े पैमाने पर आईसीटी प्रभावित करती है। इसमें दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन कक्षा, प्रबंधन, पंजीकरण आदि शामिल होते हैं। पाँचवा है ई सहायता। यह आईसीटी पर आधारित आपदा की जानकारी व आपदा प्रबंधन से संबंधित है। यह आपदा की सूचना, जानकारी, चेतावनी, प्रबंधन के तरीके आदि इंटरनेट व मैसेज के द्वारा सरकारी व निजी सहायक तंत्रों को उपलब्ध कराता है। इसके साथ ही यह बचाव में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है नागरिक से सरकार। नागरिक से सरकार के इस संबंध में नागरिक और सरकार संचार तंत्र से जुड़े होते हैं। इसमें सरकार नागरिकों के सहयोग से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया, वोटिंग, चुनाव प्रचार, सुझाव आदि द्वारा गठित होती है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। पहला है ई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की मूलभूत अवधारणा में जनता की भागीदारी व लोकतांत्रिक तरीके से सरकार निर्माण की प्रक्रिया शामिल होती है। वर्तमान में भारत की अधिक जनसंख्या के कारण सरकार निर्माण में जनता की भागीदारी, सक्रिय भागीदारी संभव प्रतीत नहीं होती है। इस दिशा में आईसीटी वोटिंग, पब्लिक ओपिनियन, फीडबैक और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में सहायक हो सकती है। दूसरा है ई फीडबैक। इस फीडबैक में आईसीटी आधारित सरकार को दिया गया सुझाव शामिल होता है। इसमें समूहों व पक्षों का एकत्रित होना सरकार को निर्णय लेने को विवश करता है। इसमें आईसीटी के माध्यम से ऑनलाइन सुझाव भी सरकार को दिया जा सकता है। इसके लिए सरकारी डाटाबेस तंत्र सहायक होता है। तीसरा है सरकार से सरकार। G2G संबंध केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच तथा दो या दो से अधिक सरकारी विभाग के बीच के संबंध को सम्मिलित करता है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। पहला है ई प्रशासन। यह सरकार के आंतरिक और बाह्य कार्यों में आईसीटी के कार्यान्वयन को सम्मिलित करता है। आईसीटी को कार्यान्वयन सरकारी विभाग और सरकार के बीच संचार समय को कम करती है। ई प्रशासन सरकारी विभाग के प्रशासन में तेजी और पारदर्शिता भी लाता है। दूसरा है ई पुलिस। ई पुलिस की धारणा साइबर पुलिस से कुछ अलग है। साइबर पुलिस को इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम के निर्णय के लिए तकनीकी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, जबकि ई पुलिस जांच पड़ताल और प्रशासन में पुलिस विभाग के कार्यों को आईसीटी के माध्यम से आसान बनाती है। ई पुलिस प्रणाली पुलिस ऑफिसर, उनके कार्यों, आपराधिक डाटाबेस, हिरासत, अपराधों में रुझान और बहुत सी गतिविधियों को सम्मिलित करती है। तीसरा है ई कोर्ट। ई कोर्ट की अवधारणा न्यायिक प्रक्रिया की क्षमता को सम्मिलित करती है। यह तकनीकी दूरस्थ सुनवाई, ऑनलाइन नोटिस, वारंट और निर्णय के ऑनलाइन प्रकाशन में सहायता करती है। चौथा है सरकार से व्यापार। गवर्नेंस टू बिजनेस, G2B। सरकार से व्यापार का तात्पर्य है ई गवर्नेंस बिजनेस क्लास को सरकार के साथ सहज तरीके से बातचीत करने में मदद करना है। इसका उद्देश्य व्यापार के माहौल में और सरकार के साथ कुछ बातचीत करते समय पारदर्शिता स्थापित करना है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं। पहला है ई कराधान। ई कराधान के तहत ऑनलाइन कर अथवा करों का ऑनलाइन भुगतान करों को भौतिक रूप से जमा करने के लिए आवश्यक समय की कमी से सहायक होता है। आईसीटी भुगतान में धोखा और कमी की दोबारा चेक करने में भी सहायता मिलती है। सरकार को सटीकता और राजस्व प्रदान करता है यह। दूसरा है ई लाइसेंस। कंपनियों को सरकार से विभिन्न लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार कंपनियों को विभिन्न पंजीकरण करने पड़ते हैं। लाइसेंस और पंजीकरण की आईसीटी क्षमता समय और खर्च को कम कर सकती है। तीसरा है ई निविदा। यह ऑनलाइन निविदा और वसूली की सुविधा को शामिल करती है। यह सरकार के साथ व्यापार के नए अवसरों के लिए संपर्क करता है और निविदा के ऑनलाइन सबमिशन व कार्य का ऑनलाइन आवंटन भी करता है। यह भौतिक निविदा प्रणाली में लगे समय व खर्च को कम करता है। निविदा का अर्थ टेंडरिंग होता है। ई गवर्नेंस के उद्देश्य निम्न है। एक सूचित समाज का निर्माण करना। सूचित समाज एक सशक्त समाज है। केवल सूचित लोग ही जिम्मेदार सरकार बना सकते हैं। सरकार की प्रत्येक सूचना और सार्वजनिक महत्व को एक्सेस करना ई गवर्नेंस के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। सरकार और नागरिकों में परस्पर क्रिया बढ़ाना। ई गवर्नेंस का उद्देश्य प्रतिक्रिया की रूपरेखा बनाना और लोगों से प्रतिक्रिया लेना है। यह सरकार को लोगों की समस्या की जानकारी देने और उसका समाधान निकालने में सहायक है।
सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। ई गवर्नेंस का उद्देश्य सभी सरकारी डाटा और सूचना को लोगों के लिए सुलभ करके सरकारी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। सरकार को जवाबदेह बनाना। सरकार अपने द्वारा दिए गए या लिए गए सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार होता है। अतः ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य सरकार को ज़्यादा जवाबदेह बनाना है। शासन के खर्च को कम करना। ई गवर्नेंस का उद्देश्य सूचना के भौतिक वितरण में लगे खर्च को कम करना है। सरकार के प्रतिक्रिया समय को कम करना। साधारणतः लालफिताशाही और अन्य कारणों से सरकार लोगों की समस्या और प्रश्नों के उत्तर देने में लंबा समय लेती है। अतः ई गवर्नेंस का उद्देश्य लोगों के प्रश्नों को उत्तर देने में सरकार द्वारा लगे समय को कम करना है। ई गवर्नेंस के लाभ। एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के निम्न लाभ हैं। गति। तकनीकी संचार को गति प्रदान करती है। इंटरनेट, फ़ोन और सेल फोन साधारण संचार में लगे समय को कम करते हैं। लागत में कमी। कागज़ आधारित संचार में स्टेशनरी, प्रिंटर्स, कंप्यूटर्स इत्यादि की आवश्यकता होती है, जिसमें भारी लागत आती है। वहीं ई गवर्नेंस में इंटरनेट संचार को सस्ता बनाता है और सरकार के लिए पैसों की बचत करता है। पारदर्शिता। आईसीटी का प्रयोग सरकारी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। यह तभी संभव है जब सरकार की सभी सूचनाएं इंटरनेट पर अपलोड हो और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हों। आईसीटी सूचना को ऑनलाइन उपलब्ध कराने और सूचना को छुपाने की संभावना को खत्म करने में सहायता करती है। भारत में ई गवर्नमेंट की पहल। 90 के दशक की शुरुआत में सूचना तकनीकी ग्रामीण क्षेत्र की पहुंच से बाहर थी। विकासशील देशों में ई गवर्नेंस कानून और प्रौद्योगिकी के विकास को उत्प्रेरित करने तथा विकास के लिए ई गवर्नेंस की भागीदारी बढ़ती जा रही है और राज्य सरकार भी कंप्यूटरीकृत हो रही है, जिसके लिए सरकार आईसीटी को बढ़ावा दे रही है तथा इसके लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं ताकि प्रशासन की पहुंच लोगों तक आसानी से हो सके। इसके अंतर्गत स्वयं प्रभा, डिजिटल लाइब्रेरी, ई परिवहन, ई पुलिसिंग, डिजिटल लॉकर, ई सहायता आदि प्रशासनिक पहुंच या प्रशासनिक पहल को देखा जा सकता है। बाधाएं। बड़े पैमाने पर अवसरों और लाभ के बावजूद आईसीटी के कार्यान्वयन प्रक्रिया में कई बाधाएं हैं, जिनके आधारित संरचना का निर्माण और ई गवर्नेंस की ओर बढ़ने में प्रौद्योगिकी के प्रसार को धीमा कर दिया है। इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित कारण को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। आईटी साक्षरता की कमी और ई गवर्नेंस के लाभों के बारे में जागरूकता। ई गवर्नेंस के लाभों के बारे में जागरूकता के साथ साथ सफलतापूर्वक G2C, G2G और G2B प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में शामिल प्रोसेस की कमी है। प्रशासनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस सूचना के प्रबंधन और प्राप्त करने का उपकरण नहीं है। मौजूदा आईसीटी अवसंरचना का अभाव। कई विदेशों में कंप्यूटर का उपयोग केवल वर्ड प्रोसेसिंग के उद्देश्य के लिए किया जाता है, जिसका परिणाम यह है कि प्रबंधन निर्णयों के समर्थन करने के लिए डाटा माइनिंग में उनके उपयोग के संदर्भ में कंप्यूटर अंतर्ग्रहण है। हार्डवेयर की खरीद और कस्टम अनुप्रयोगों के विकास के बीच समय का अंतर इतना बड़ा है कि जब तक एप्लीकेशन उपयोग के लिए तैयार होता है तब तक हार्डवेयर अप्रचलित हो जाता है। सरकारी विभागों का रवैया। सरकारी कर्मचारी का मनोवैज्ञानिक प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों से अलग है। परंपरागत रूप से सरकारी कर्मचारी इस तथ्य का अपना निर्वाह किया है कि सरकारी आंकड़ों को लागू करने या सिस्टम में बदलाव लाने का कोई भी प्रयास सरकारी कर्मचारियों के प्रतिरोध से पूरा होता है। अतः सरकारी विभागों में इसके प्रति प्रोत्साहन की कमी देखी जाती है। सरकारी विभाग और समाधान डेवलपर्स के बीच समन्वय की कमी। किसी भी एप्लीकेशन को डिज़ाइन करने के लिए सरकारी विभागों और समाधान डेवलपर के बीच बहुत करीबी बातचीत की आवश्यकता होती है। वर्तमान में सरकारी विभागों में उपयोगकर्ता समाधान वास्तुकला को डिजाइन करने के लिए पर्याप्त योगदान नहीं देते हैं। फलस्वरूप विकसित और कार्यान्वित समाधान ई गवर्नेंस परियोजना की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है और इसलिए कार्यान्वित नहीं होता है। विभागीय प्रक्रिया में पुनर्रचना के लिए प्रतिरोध। ई गवर्नेंस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया के पुनर्गठन की बहुत आवश्यकता होती है, किंतु इसके विपरीत
प्रशासनिक प्रक्रियाओं में डाटा माइनिंग तकनीक का दोहन करने और वेबसाइट पर वास्तविक समय के कंटेंट को एकत्र करने और अपडेट करने में विभागीय MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अधिकारियों की विशेषज्ञता का अभाव पाया जाता है। इस तरह का परिदृश्य किसी भी ई गवर्नेंस समाधान के लिए अपने इच्छित परिणामों को प्राप्त करने में असमर्थ होता है। ई गवर्नेंस को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर की बुनियादी सुविधाओं की कमी, ई गवर्नेंस की पहल का समर्थन करने के लिए बुनियादी ढांचा सरकारी विभागों में मौजूद नहीं है। बुनियादी ढांचा का निर्माण कराए गए कनेक्टिविटी विकल्पों का उपयोग बहुत ही सीमित तरीके से विभिन्न संस्थाओं के बीच डाटा ट्रांसमिशन उद्देश्य के लिए किया जाता है और मुख्य रूप से केवल ईमेल और इंटरनेट उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। अतः यह भी महत्वपूर्ण समस्या है। इस प्रकार यह यूनिट यहीं पर समाप्त होता है।